गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत सिद्धांत। कि साधन कीमत क्या होती है। हमें नाम से ही पता है कि साधन, किसी भी साधन की कीमत क्या होगी। कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो उन प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की ज़रूरत होती है। जैसे लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है। तो इन सब चीज़ों का यूज करने के बाद इनके बदले में हम जो भी पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि साधनों की कीमत। श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज, भूमि के लिए क्या देते हो, रेंट लगान देते हो, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, उसका प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि साधन कीमत। अब हमारा आता है कि वाई ए सेपरेट स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कि जो साधन कीमत का अलग से अध्ययन क्यों किया जाता है। कि साधनों की कीमत तो वस्तु की कीमत भी होती है और साधन की कीमत भी होती है। आपको ये पता है कि साधन, वस्तु की कीमत क्या कहाँ पे डिटरमाइन करते हैं हम, जहाँ पे जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होगी। तो साधन की कीमत का भी हम यहाँ पे आइडिया, साधन की कीमत का भी हम इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि साधनों की कीमत आप किस लिए देते हो। अब साधन आप यूज कर रहे हो, वस्तु की कीमत का तो आपने आइडिया लगा लिया कि जहाँ पर वस्तु की मांग वस्तु की कीमत के बराबर होगी। तो अब एक मार्केट में आप जाते हो, कोई भी एक फर्म है, वस्तु बाज़ार में तो वो क्या होगी, विक्रेता, क्योंकि वस्तु बन के तैयार हो चुकी है। पर वही फर्म साधन बाज़ार में क्या होगी, जहाँ पे उसको साधन खरीदने प्रोडक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, क्रेता। तो इसी चीज़ का हम किसी आइडिया, तो जो वस्तु की कीमत है और साधन की कीमत है वो दोनों अलग अलग तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। साधन बाज़ार में साधनों की कीमत की जो मांग और पूर्ति के हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसकी कीमत को डिटरमाइन करेंगे। इसलिए हम साधन की कीमत का अलग से अध्ययन करते हैं। अब हमारे सामने आता है कि डिफरेंस इन नेचर ऑफ डिमांड, की जो डिमांड है वो अलग अलग नेचर की है। एक होती है जॉइंट डिमांड, दूसरी होती है डायरेक्ट। जॉइंट यानी मिल के जो बनती है डिमांड, अकेले डिमांड कर रहे हैं। जैसे किसी भी वस्तु की आप डिमांड करते हो, वस्तु बाज़ार मार्केट में जो होती है आपकी, जो बाज़ार, जो मार्केट कौन सी, वस्तु मार्केट में, वस्तु बाज़ार में, गुड्स मार्केट में, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ की आपने डिमांड की, जैसे सेब है, कपड़ा, उसकी मांग आपने कर ली, तो वो आपकी डायरेक्ट डिमांड होगी, वो आपकी डायरेक्ट नीड्स को पूरा कर रहा है। पर साधन बाज़ार में जब आप साधनों की डिमांड करते हो, वो सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करने से आपकी डिमांड पूरी नहीं होती। मान लो आपने श्रम की डिमांड कर ली, पर उसके लिए आपके साधन, पूंजी, आपके पास भूमि नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो वो क्या, उसकी डिमांड बनेगी। एक अकेला श्रम, लेबर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत है, लकड़ी काटने की मशीन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों, भूमि की ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों की डिमांड आपको इकट्ठे करनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड, यानी कि संयुक्त मांग। फिर आती डेराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग कि साधनों की मांग, व्युत्पन्न मांग किसको बोलते हैं, कि उत्पादन के साधनों की मांग कभी भी स्वयं के लिए, यानी डायरेक्ट रूप से आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए साधनों की डिमांड नहीं की जाती। साधनों की डिमांड क्यों की जाती है, ताकि आप उन साधनों का यूज करके प्रोडक्शन कर सके। यानी ये क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट डिमांड है। डायराइव्ड होगी कि अंतिम वस्तु की डिमांड ही क्या बनेगी, जब आप किसी भी अंत फाइनल गुड्स को तैयार करने के लिए साधनों की डिमांड करते हो, वो क्या कहलाती है, आपकी डायराइव्ड डिमांड। यानी आप वस्तु की मांग तो क्या थी, डायरेक्ट डिमांड, आपने कोई भी चीज़ यूज की, डिमांड की, और वो आपकी नीड्स को क्या कर देता, वहाँ पे सेटिस्फाई कर देता। अब आता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ सप्लाई, की पूर्ति की प्रकृति अलग अलग कैसे है। प्राइस के साथ उसका अलग रिलेशन है और उसका कॉस्ट के साथ अलग रिलेशन है। कैसे हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, पूर्ति तथा कीमत में संबंध। अगर वस्तु बाज़ार में आप देखते हो, जहाँ पे गुड्स मार्केट में, वहाँ पे कीमत में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। बट प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड, मजदूरों की दर, सप्लाई पे की मजदूरी की दर बढ़ेगी तो श्रम की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि एक बार मान लो वेजेज बढ़ गई और बहुत सारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो उसकी ये सिचुएशन लगातार नहीं रहेगी। तो श्रमिक थोड़े दिन के बाद
श्रमिक काम के स्थान पर आराम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वेज कितनी भी बढ़े वो क्या करेंगे, वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो वस्तु बाजार में एक लेवल के बाद मजदूरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, श्रमिक काम करने नहीं आएंगे, वो आराम करना पसंद करेंगे। फिर है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सप्लाई। ये आ गई कीमत का कि सप्लाई जो चीज़ें आपकी सर्विसेज की, आप जो काम करते हैं उसकी सप्लाई होती है, क्या आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में जितना आपने काम किया है उसकी, या सप्लाई की आपने काम की, उसकी एक्चुअल में वही लागत है या नहीं है। हम इसका आइडिया नहीं लगा सकते। मान लो कोई सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा है, वहाँ पे अपनी लेबर काम कर रहा है, उसकी सप्लाई कर रहे हैं, उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसने कितने घंटे काम किया, कैसा काम किया है। फिर एक केमिकल फैक्ट्री है कोई भी, वहाँ पे जो काम करते हैं तो वो अपनी लाइफ का ही रिस्क लेता है कि जो है केमिकल फैक्ट्री में जाके फिर उसको वहाँ पे वो जो कोई भी चीज़ें तैयार करता है, कोई भी रिएक्शन या करता है, तो इस तरह की चीज़ें का आप आइडिया नहीं लगा सकते कि उस बंदे ने एक्चुअली में काम कितना किया है, कितनी लागत दी है, कितना प्रोडक्शन उसने तैयार किया है। तो इन चीज़ों का हमें आइडिया लगाना मुश्किल है। तो कई बार केस में हम कॉस्ट और सप्लाई का एक्चुअल में आइडिया नहीं लगा सकते कि जितना उसने काम किया है, कि सप्लाई की है, उसकी लागत वही होगी। अब आते हैं सम बेसिक कंसेप्ट कि क्या आता है इसके अंदर। प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर, कॉस्ट ऑफ द फैक्टर। प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, साधन की उत्पादकता, यानी किसी भी साधन का यूज करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साधन की। एक साधन का आपने यूज किया था, उसका यूज करने से उत्पादन बढ़ता है। इसके दो पहलू हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सीमांत उत्पादकता की क्या होता है कि कैटरियस पैरिबस, अन्य साधन स्थिर रहने पर, कोई भी साधन जो है किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उत्पादन होता है, उत्पादन में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कोई भी एक साधन है, एक्स्ट्रा जो यूनिट आप यूज करते हो उसका यूज करने से उत्पादन में जो चेंज आता है। इसके भी तीन कंसेप्ट हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल भौतिक, यानी कि जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, उनका उत्पादन कर रहे हो, कि उत्पादित वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत भौतिक उत्पादन, उत्पादकता। अन्य बातें समान रहने पर किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। कुल उत्पादन में हो रही है वृद्धि से। इसका फॉर्मूला है MPP TPP, यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी N माइनस टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी N-1। तो MPP किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपका सीमांत भौतिक उत्पादन। TPPN साधन की N इकाइयों की कुल भौतिक उत्पादकता, और N-1 किस चीज़ को डिनोट कर, इकाइयों की कुल भौतिक उत्पादकता N-1। या फिर हम क्या कर सकते हैं, चेंज TP अपॉन में चेंज L, कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन और साधन की मात्रा, यानी जितने साधनों में चेंज होगा टोटल प्रोडक्शन भी वहाँ पे चेंज होता जाएगा। उसके बाद आता मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सीमांत आगम उत्पादकता। आगम रिवेन्यू हो गया आय, तो यहाँ भी सेम है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल आगम में, टोटल रिवेन्यू में जो वृद्धि होती है, जो चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, MRP TRPN माइनस TRPN-1।